नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। गाजा सिटी के केंद्र तक पहुंची इजरायली सेनाएं, हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। आईडीएफ का 130 से अधिक सुरंगों को तबाह करने का दावा। इजराइल लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है इजराइल। फ्रांस के राष्ट्रपति ने गाजा सहायता सम्मेलन का किया उद्घाटन। मानवीय आधार पर इजराइल से की संघर्ष विराम की अपील। अरब देशों ने गाजा से नागरिकों के विस्थापन का किया विरोध। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए दिल्ली पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। आज रात विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी पहुंचेंगे भारत। बैठक में कई रणनीतिक, रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर होगी चर्चा। कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा मामले में भारत की लीगल टीम ने दाखिल की अपील। भारत को काउंसलर एक्सेस भी मिला। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम लगातार कतर प्रशासन के संपर्क में। नेपाल के भूकंप पीड़ितों की भारत की ओर से राहत सहायता का सिलसिला जारी। 12 टन की राहत सामग्री की तीसरी खेप पहुंची नेपाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल हमास संघर्ष में अब इजरायली सेनाएं गाजा सिटी के केंद्र में पहुंच चुकी हैं। इजरायली सेना ने हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यही नहीं, हमास के लिए सबसे मजबूत मानी जाने वाली गाजा में मौजूद कई सुरंगों को भी तबाह करने का दावा इजराइल की सेना ने किया है। हमास भी जवाबी पलटवार कर रहा है। वहीं इजराइल लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की ओर से तनाव बना हुआ है। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष 34वें दिन पहुंच चुका है, लेकिन यह थमने की बजाय दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में अपने अभियान को और तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा को क्षेत्र के बाकी हिस्सों से अलग थलग कर दिया और वहां ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी हैं। गाजा में पूरी तरह से जमीनी हमला शुरू करने से पहले इजराइल ने हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए लगातार हवाई हमले किए और अब उसकी जमीनी सेना आतंकी संगठन की कई सीक्रेट सुरंगों को लगातार तबाह करने का दावा कर रही है। इस बीच आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने महज 24 घंटे के अंदर गाजा की जमीन के नीचे बनी 130 से अधिक सुरंगों को तबाह कर दिया है। इन सुरंगों के जरिए हमास अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम की किसी भी संभावना को एक बार फिर खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने साथ ही कहा कि हमास गाजा के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमारे बंधकों की रिहाई के बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इसके अलावा सब बेकार है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। हम इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इसे स्वीकार करने वाले नहीं हैं। उधर इजराइल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उत्तरी गाजा में हमास का नियंत्रण खत्म हो गया है। इजरायली सैनिकों ने गाजा के काफी अंदर तक पहुंचकर चारों ओर से उसे घेर लिया है और कार्रवाई में हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस दौरान उसके कई बड़े आतंकी मारे भी गए हैं। इजरायली सेना ने एक बार फिर दोहराया है कि हमास अपनी ढाल के रूप में गाजा के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। हमास ने उत्तरी गाजा में नियंत्रण खो दिया है। कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हमास के साथ संघर्ष जारी है। हमास के अधीन जनता दक्षिण की ओर भाग रही है क्योंकि वे जानते हैं कि हमास उन्हें मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है।
वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा को हमास द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमास ने पूरे शहर को लंबी सुरंगों और हथियारों से घेर रखा है, जिससे यह एक बड़ा आतंकी अड्डा बन चुका है। गाजा मानव जाति द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है। यह पूरा शहर एक बड़ा आतंकी अड्डा है। भूमिगत लंबी सुरंगें जो अस्पतालों और स्कूलों से जुड़ती हैं, इनमें संचार कक्ष और गोला बारूद का भंडारण शामिल है। इस बीच इजराइल पर हमास के हमले नहीं रुक रहे। हमास ने दावा किया है कि वो इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दाग रहा है। इसके अलावा आतंकी संगठन ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि गाजा की सड़कों पर इजरायली सैनिकों के साथ करीबी लड़ाई जारी है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए इजरायली सेना अलग अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच बख्तरबंद इजरायली वाहन वेस्ट बैंक के कब्जे वाले शहर तुबास में पहुंचे, जहां हिंसक झड़पों की खबर है। इसके अलावा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी हिंसक झड़पों की खबर है। इजरायली सेना अपने उत्तरी क्षेत्र से लेबनान में हिजबुल्लाह से संबंधित बुनियादी ढांचे पर लगातार हमला कर रही है। गौरतलब है कि इजराइल की कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष में मृतकों की लगातार बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गाजा में मारे गए नागरिकों की संख्या से पता चलता है कि सैन्य अभियानों में कुछ गलत है। उन्होंने साथ ही लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने पर हमास की आलोचना की। हमास लोगों को मानव ढाल बनाने का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन जब कोई सैन्य अभियानों में मारे गए नागरिकों की संख्या को देखता है तो कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से गलत है। कुछ ही दिनों में गाजा में हजारों बच्चे मारे गए हैं, जिसका मतलब है कि जिस तरह से सैन्य कार्रवाई की जा रही है उसमें कुछ गलत है। गौरतलब है कि इस संघर्ष को लेकर दुनिया भर में कूटनीतिक स्तरों पर वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन इजराइल ने कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई और हमास के खात्मे के साथ ही यह संघर्ष अपने मुकाम पर पहुंच पाएगा। और इस सब के बीच पेरिस में गाजा में मानवीय सहायता पर केंद्रित एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने किया। इस सम्मेलन में पश्चिमी देशों के साथ साथ अरब देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद हैं। सभी ने हमास के खिलाफ इजराइल के अभियान में मानवीय आधार पर विराम का आह्वान किया। वहीं इजराइल की कार्रवाई को लेकर बैठक 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गाजा में मानवीय सहायता की जरूरत पर जोर देते हुए सहायता सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मैक्रों ने कहा कि सभी के जीवन का मूल्य समान है, इसलिए उस मुद्दे पर समय रहते कदम उठाया जाना जरूरी है। पेरिस में आयोजित सम्मेलन में पश्चिमी देशों के अलावा अरब देशों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अंतर सरकारी संगठनों के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल के अभियान में मानवीय आधार पर विराम का आह्वान किया, लेकिन इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके फिलिस्तीनियों को भयावह परिणाम भुगतने से बचाने की जिम्मेदारी हमास की है। नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सभी के जीवन का मूल्य समान है और उन लोगों के लिए दोहरे मानदंड नहीं चल सकते जो सार्वभौमिक और मानवतावादी मूल्यों के साथ हैं। सम्मेलन में फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सताये ने अपनी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे आने की अपील की। हालांकि उन्होंने सम्मेलन में इजरायली सैनिकों के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार जरूर कर दिया। सम्मेलन के दौरान बैठक 2 गुटों में बंटता दिखा। मिस्र के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन की पैरवी करते गाजा से वहां के नागरिकों के विस्थापन का विरोध किया। इजराइल जो कर रहा है वो आत्मरक्षा से परे है। मिस्र संघर्ष विराम के महत्व पर जोर देता है, लेकिन हम फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से विस्थापित करने के किसी भी जबरन प्रयास को खारिज करते हैं। फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और युद्ध अपराध किए जा रहे हैं, जिसे तुरंत रोकना जरूरी है। सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख ने हमास के साथ इजराइल के संघर्ष को एक जंगल की आग की तरह करार दिया, जो पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने फिलिस्तीनियों को तथाकथित सुरक्षित क्षेत्रों में भेजने के एक तरफा प्रस्ताव का विरोध किया। मानवीय उद्देश्यों के लिए बंदूकों का खामोश होना जरूरी है। संघर्ष विराम के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। फिलिस्तीनियों के भविष्य की चिंता करना हमारी तत्काल जरूरत है।
हालांकि पेरिस में आयोजित सहायता सम्मेलन से इजराइल ने दूरी बना रखी है, लेकिन बैठक के नतीजे पर उसकी नजरें बनी हुई हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन से किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन शांति के लिए चल रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास निरंतर जारी हैं। गाजा में मानवीय मदद भेजने के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। इटली ने गाजा के लिए एक हॉस्पिटल शिप भेजा है। वहीं गाजा में मानवीय मदद के तौर पर अब पहले से ज्यादा ट्रक आ रहे हैं। कल 100 से ज्यादा ट्रक गाजा में दाखिल हुए। वहीं मानवीय मदद की खेप को बढ़ाने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है। यह है इटली का हॉस्पिटल शिप, इटली के नौसेना का वोल्केनो जहाज। गाजा में घायलों के इलाज के लिए इस जहाज को सभी मेडिकल सुविधाओं से लैस किया गया है। जहाज में आईसीयू यूनिट, सर्जरी रूम, एमआईआर रूम के अलावा इमरजेंसी ट्रीटमेंट रूम है, जहां मरीजों का इलाज किया जाएगा। इटली के सिविटा वेक्चिया से भेजे गए इस हॉस्पिटल में 170 कर्मचारी मौजूद हैं, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी को संभालने वाले 30 लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा गाजा में मानवीय मदद के लिए इटली एक फील्ड हॉस्पिटल भेजने की योजना पर काम कर रहा है। हम इसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के पास भेजना चाहते हैं, क्योंकि इससे साफ संकेत ये जाएगा कि इटली किस तरह फिलिस्तीनी लोगों की मदद की योजना बना रहा है। इन हफ्तों में फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी निकटता और हमास के आतंकवादियों से अपनी दूरी व्यक्त करने के बाद हम कुछ वास्तविक करना चाहते थे। आज जहाज वोल्केनो 170 लोगों को लेकर रवाना होगा, जिनमें से 30 लोग नौसेना से हैं और चिकित्सा आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षित हैं। अन्य 30 लोगों को विमान से भेजा जाएगा। इटली से भेजा गया जहाज गाजा में घायलों का इलाज करेगा। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए लगातार कई देश आगे आ रहे हैं। इस बीच रफा क्रॉसिंग से राहत सामग्री लेकर 100 से ज्यादा ट्रक गाजा में दाखिल हुए। फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने कहा कि कल रफाह के जरिए 106 ट्रक से राहत सामग्री गाजा पहुंची। कल कुवैत से आए हुए 5 एम्बुलेंस भी रफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंचे। 21 अक्टूबर से लेकर अब तक 756 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री पहुंची है, लेकिन ये राहत सामग्री गाजा की 20 लाख से ज्यादा आबादी के लिए काफी नहीं है। राजनयिक स्तर पर प्रभावी तरीके से मानवीय मदद को बढ़ाने पर लगातार प्रयास चल रहे हैं। गाजा में प्रभावी मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हम इजराइल, अमेरिका, मिस्र के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब तक पहुंचने वाली मदद काफी कम है और इसमें काफी देरी हो रही है। इस बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल में मेडिकल आपूर्ति की दूसरी खेप पहुंची है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि अल शिफा अस्पताल में पहुंचने वाली मदद काफी कम है। 7 अक्टूबर के बाद जीवन रक्षक मेडिकल आपूर्ति की ये दूसरी खेप है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि वह गाजा में 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए खाद्य सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच संघर्षरत गाजा से निकलकर अमेरिका पहुंचे कुछ नागरिकों ने बाकी अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए सरकार से कदम उठाने को कहा है। मैं अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से और अधिक प्रयास करने के लिए कह रहा हूं। गाजा में अभी भी सैकड़ों अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। हम उनसे और अधिक प्रयास करने के लिए कह रहे हैं। गाजा से सुरक्षित निकाले गए रोमानिया के 93 नागरिक और मोल्दोवा के 36 नागरिक काहिरा से बुखारेस्ट पहुंचे। रफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा से निकलने वाले मिस्र में सभी औपचारिकताओं के बाद अपने देश वापस लौट पा रहे हैं। 1 नवंबर से गाजा से विदेशी और दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों की सुरक्षित निकासी हो रही है। पिछले शनिवार और रविवार को निकासी का काम रुकने के बाद एक बार कल फिर से नहीं हो सका। अमेरिका, इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर विदेशी नागरिकों की निकासी के लगातार प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से कल का दिन बेहद अहम होगा। दोनों ही देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री इस वार्ता में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात होगी तो तमाम सेक्टर्स में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंधों को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 2+2 मंत्री स्तरीय मंच की शुरुआत की गई थी, जिसकी 5वीं बैठक शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रही है। इस मंच पर दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इस सिलसिले में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का स्वागत उनके भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह ने किया। दोनों ही नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी तो अमेरिकी रक्षा मंत्री को सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री भी गुरुवार देर रात तक भारत पहुंच रहे हैं। I guess considering the nature of our relationship and the strategic global strategic partnership, variety of issues are discussed, including topical issues, regional developments. So I wouldn't rule it out, but I certainly wouldn't be like to prejudge it. भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिस्सा लेंगे तो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस साल जून और सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकातें हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। शुक्रवार को होने वाली इस बैठक में इन मुद्दों पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा होगी तो पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता को लेकर भी संवाद होने की संभावना है। भारत अमेरिका के बीच चौथी 2+2 वार्ता अप्रैल 2022 में हुई थी। उस समय जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उनमें इंडो पैसिफिक में साझेदारी को आगे बढ़ाना, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना, पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम करना, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए प्रयास तेज करना, रक्षा एवं सुरक्षा जैसे विषयों के साथ साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति स्थिरता पर भी चर्चा हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच साल में एक बार होने वाले इस मंत्री स्तरीय डायलॉग की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। नंदिता डागर और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा के खिलाफ भारत ने अपील दायर कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत कतर प्रशासन के साथ संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के साथ संपर्क में है और उन्हें आगे भी हर संभव कानूनी और काउंसलर एक्सेस मुहैया करता रहेगा। दरअसल भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें पिछले महीने मौत की सजा सुनाई गई थी। एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है कतर में, जिन्होंने 26 अक्टूबर को जजमेंट दिया था। ये 8 इंडियन एम्प्लॉयज जो थे अल्दारा कंपनी के। जजमेंट कॉन्फिडेंशियल है और सिर्फ लीगल टीम के साथ शेयर किया गया है। वो अब अगला लीगल स्टेप्स जो हैं उसके बारे में उस पर जांच कर रहे हैं। एक अपील फाइल की गई है और हम भी कतरी अथॉरिटीज के साथ इस मामले में संपर्क बनाए हुए हैं। 7 नवंबर को हमारी एम्बेसी को एक और राउंड ऑफ काउंसलर एक्सेस मिली, जो हम मिले 8 लोगों से, और हम उनके फैमिली मेंबर्स के साथ भी कांटेक्ट में हैं। अदानी समूह ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में वेस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना के समर्थन के लिए विभिन्न विकास भागीदारों के प्रयासों की सराहना की है। चेयरमैन गौतम अदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए विकास पहल में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम समेत अन्य हितधारकों को उनकी सहयोगी भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शिपिंग क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजनाओं की क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला। भारत से तीसरी उड़ान 12 टन और राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंच गई है। इसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर जानकारी दी और लिखा कि भारत हमेशा एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से अफगानी नागरिकों का देश से बाहर जाना लगातार जारी है। पाकिस्तान प्रशासन ऐसे अवैध शरणार्थियों को खोज कर देश से बाहर निकाल रहा है। वहीं पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाने पर ऐसे नागरिकों को उत्पीड़न का डर भी सता रहा है।
पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे अफगान शरणार्थियों को निकाले जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार तय समय सीमा के खत्म होने के बाद जबरन अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल रही है। पाकिस्तान में अवैध रूप से सबसे ज्यादा अफगान शरणार्थी रहते हैं। पाकिस्तान ने इन अफगान शरणार्थियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया था। अब तक लगभग 2 लाख अफगान नागरिक पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। कई अफगानी नागरिकों को अफगानिस्तान लौटने पर उत्पीड़न का डर है। ऐसे में वे पाकिस्तानी प्रशासन से बचने के लिए पाकिस्तान में छिपकर रहने को मजबूर हो गए हैं। वास्तव में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम गैर दस्तावेज वाले लोग हैं। हमें हर वक्त डर सताता रहता है। हमारा भविष्य पूरी तरह से अज्ञात है और हम नहीं जानते कि हमें कब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी और निर्वासन से बचने के लिए काफी अफगानी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में छिपे शरणार्थियों को भोजन, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में रह रहे अफगानी नागरिकों की हालत बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान सरकार की निर्वासन प्रक्रिया ने स्थिति को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि हम वर्तमान में अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां हम घर के अंदर हैं, लेकिन अपनी लाइटें नहीं जला सकते और ना ही जोर से बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अधिकार समूहों और पश्चिमी दूतावासों द्वारा इस निष्कासन योजना पर पुनर्विचार करने या फिर उत्पीड़न के जोखिम का सामना करने वाले अफगानों की रक्षा करने के आह्वान को नजरअंदाज कर दिया है। वहीं कराची की मानवाधिकार कार्यकर्ता सीजल शकीफ ने पाकिस्तान सरकार द्वारा निर्वासन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्वासन कार्यक्रम को रोकने की मांग की है। पिछले 15-16 वर्षों से ये सपना देखने के बाद कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, और अचानक कह दिया जाए कि नहीं, अब तुम विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं ले सकते, आपके पास कोई विकल्प नहीं हो सकता, आप सार्वजनिक रूप से बाहर भी नहीं जा सकते, तो आपको कैसा महसूस होगा। यहाँ उनका सब कुछ छिन रहा है। वे कहते हैं कि वे जाना नहीं चाहते, वे मरना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान अफगान शरणार्थी संकट दुनिया के सबसे बड़े और लंबे समय तक चलने वाले शरणार्थी संकटों में से एक है। इस संकट का दोनों ही देशों पर काफी प्रभाव पड़ा है और यह मानवीय संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। गौरतलब है कि 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद से हिंसा और उत्पीड़न के कारण लाखों अफगान नागरिक पाकिस्तान आकर बस गए थे। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद भी कई अफगान शरणार्थी पाकिस्तान आए थे और अब पाकिस्तान सरकार की अवैध प्रवासियों के लिए निर्वासन नीति ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। एक छोटा सा ब्रेक। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। क्या आपने कभी सुना है कि घुड़सवारी के जरिए भी मछली पकड़ी जाती है? दरअसल ऐसा होता है बेल्जियम में और इस परंपरा को यूनेस्को ने धरोहर सूची में भी शामिल किया है। हालांकि 500 वर्षों से पुरानी ये पद्धति अब जलवायु परिवर्तन की भेंट भी चढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर नौका के जरिए मछली पकड़ने का चलन है, लेकिन बेल्जियम में झींगा मछली पकड़ने का काम घोड़ों के जरिए अंजाम दिया जाता है। दरअसल तटीय शहर ओस्ट डुइंग किर्के में छोटे छोटे समूह में घुड़सवार उथले पानी में लंबे जाल के माध्यम से मछली को पकड़ते हैं, जो अपने आप में अनोखा है। हालांकि 500 वर्षों पुरानी पद्धति अब जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ रही है। सदियों पहले फ्रांस और इंग्लैंड में इसी तरीके से मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन अब इसका दायरा सिमटता जा रहा है। घुड़सवारी के जरिए मछली पकड़ने की इस परंपरा को यूनेस्को ने धरोहर सूची में शामिल किया था।
इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और यहाँ तक कि डेनमार्क में भी घोड़ों के साथ झींगा मछली पकड़ने की परंपरा थी। लेकिन अब हम दुनिया भर में आखिरी गांव हैं जहां यह अभी भी मौजूद है। समुद्र की गहराइयों में उतरकर ये घुड़सवार रेत की श्रृंखला के साथ जाल को पानी में उतारते हैं, जिससे पैदा होने वाली कंपन के बाद झींगा मछली उछलने लगती है। हालांकि मेहनत और लागत के मुताबिक मछुआरों को इतनी सफलता नहीं मिल पाती जिससे उनका जीवन यापन सही तरीके से हो सके। वैसे भी जलवायु परिवर्तन की वजह से कॉड प्रजाति की मछलियों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। इसलिए इस काम में लगे मछुआरों की संख्या भी अब सीमित होती जा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो बढ़ते समुद्री तापमान के चलते ऐसा हो रहा है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है। बहुत सारी प्रजातियां जलवायु परिवर्तन का सामना कर नहीं पाती हैं, फिर विलुप्त हो जाती है। हमारे फूड वेब पर इसका खासा असर होता है। आने वाले समय में रेगिस्तानों की संख्या में वृद्धि होगी, जहां किसी भी प्रकार का जीवन पनप नहीं सकता है। यूरोपीय देशों में हीट वेव की मार से झींगे की आबादी पर प्रभाव पड़ा है। दक्षिणी हिस्से में पाए जाने वाले वीवर और स्क्वैड की संख्या गर्म पानी की ओर पलायन कर रहे हैं। इस परंपरा से जुड़े लोगों को अब मछलियां ना के बराबर मिल रही हैं। समुद्र में घोड़े पे सवार होने में एक अलग जुनून का अनुभव होता है। ऐसा महसूस होता है कि हम अलग दुनिया के प्राणी हैं। हालांकि जाल में फंसने वाली मछलियों के कुछ हिस्सों को हमें अपने घोड़े के चारे के लिए बेचना पड़ता है। इस कला के खत्म होने से न केवल इस रोजगार में जुड़े लोगों पर असर पड़ा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी कमी आई है। दरअसल इस परंपरा ने देश विदेश के काफ़ी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे राजस्व में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई थी। बहरहाल जलवायु परिवर्तन न केवल प्राकृतिक रूप से धरती के वातावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर दुनिया को भी हताहत कर रहा है। बेल्जियम के मैदानों में बची इस संस्कृति के अंश अब जलवायु परिवर्तन की मार से खत्म होने की कगार पर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।